आज की जो हेडिंग है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी एक ही वर्ड है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस सिंगल वर्ड है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सब लोग ये हेडिंग डालना। नाम से ही समझ में आ रहा है इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। पोटेंशियल कल हम लोगों ने पोटेंशियल डिटेल में पढ़ा। जो बच्चों को पोटेंशियल नहीं पता है, आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने 10th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी हेल्प से कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये वी क्या है, व्हाट इज वी, कैपिटल वी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। कल हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था, के क्यू बाय आर। अब ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नए हैं। मेरे सारे पुराने लेक्चर्स रिकॉर्डेड है मेरे लैपटॉप में, जो आप पेन ड्राइव में लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने इतना पढ़ा था। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है। पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। व्हाट इज के? के होता है कूलम्स कांस्टेंट। के है कूलम्स कांस्टेंट, के का वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, एक कांस्टेंट है वो। व्हाट इज क्यू? कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू इज सोर्स चार्ज। व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। जैसे मैं बताती, एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, इसके आसपास मैंने जो बड़ा सर्कल बनाया है, ये बड़ा सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका रीजन दिखा रहा है। इसके बाहर इसका फील्ड काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इस सर्कल के अंदर इसका फील्ड काम कर रहा है। आई बात समझ में? अब इस सोर्स चार्ज से दो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ए एंड बी। पॉइंट ए इससे R1 डिस्टेंस पर है, पॉइंट बी इससे R2 डिस्टेंस पर है। मैंने आपसे बोला पोटेंशियल एट ए कितना होगा, तो क्योंकि जिसपे मैं डबल टिक लगा रही हूँ ब्लू कलर से, ये फॉर्मूला हम कल डिराइव कर चुके हैं। ये फॉर्मूले से हमको पता चल रहा है कि ए पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय R1, क्योंकि ए पॉइंट क्यू से कितने डिस्टेंस पर है? R1। आपसे पूछा कि पोटेंशियल बी पर कितना होगा, तो बी पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाय R2। दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि बी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा ए से। बी पे जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर होगा किससे? ए से। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना कम, पोटेंशियल उतना ज्यादा। मतलब इनवर्सली रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस और पोटेंशियल के बीच में। तो R2 डिस्टेंस छोटा है, आपको पता है R2 डिस्टेंस इज लेस देन R1, तो B पे पोटेंशियल ज्यादा होगा A से, बिकॉज V इज इनवर्सली रिलेटेड टू R। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब इसी डायग्राम में मैं एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रही हूं अलग कलर से, जो है पॉइंट C। और ये पॉइंट C भी इस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? R1। और हमें पता है कि R1 एंड R2 अगर सेंटर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो R1 एंड R2 आर नथिंग बट रेडियस। मतलब इनके हेल्प से मैं सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो R1 रेडियस लेके मैंने अगर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो हमारा मैथ्स इतना हम लोगों को पता है कि वो जो भी सर्कल बनेगा वो A और C से पास होगा, पर B से पास नहीं होगा। बात समझ में आई? क्योंकि आपने R1 डिस्टेंस लिया था A पॉइंट का Q से, C पॉइंट का Q से, दोनों डिस्टेंस सेम दूरी पर है। तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज पोटेंशियल एट C, तो C पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय R1। और आपको इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, VA और VC का दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं A पे पोटेंशियल और C पे पोटेंशियल बराबर है। इसके पीछे का रीजन क्या है?
इसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों ही पॉइंट सेम डिस्टेंस पर थे सोर्स चार्ज से, और दोनों ही पॉइंट से पास होने वाला जो स्फीयर है, ये जो सर्कल नहीं बनाया मैंने, ये जो आप बोल रहे हो ना रेड कलर का सर्कल और ग्रीन कलर का सर्कल, ये सर्कल नहीं, ये स्फीयर है, ये फुटबॉल जैसा स्फीयर है। तो ए और सी से पास होने वाली जो सरफेस होगी, उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उस सरफेस पर लाई करने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है सेम। तो अगर आपको एक सोर्स चार्ज दिया, मैंने आपको बोला एक सोर्स चार्ज है आपके पास, आपसे बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, पॉइंट चार्ज है, मैंने आपको पॉइंट चार्ज दिया, यहां पर देती हूँ एक पॉइंट चार्ज नीचे, ये मैंने आपको सॉरी प्लस क्यू पॉइंट चार्ज दिया, मैंने बोला इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस? आप एक रेडियस लोगे, कोई भी आर डिस्टेंस का रेडियस लिया आपने और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल नहीं एक स्फीयर बोलना चाहिए, एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो स्फीयर है, दिस स्फीयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस स्फीयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस की क्या खास बात है? इस सरफेस की खास बात यह है कि इस पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ पर 3 पॉइंट है पी क्यू आर, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल पी का, पोटेंशियल क्यू का, पोटेंशियल आर का सेम है, क्योंकि तीनों पॉइंट आर डिस्टेंस पर है। और अगर हम फॉर्मूला लिखोगे तीनों के लिए, तो फॉर्मूला हमारा आएगा के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर और के क्यू बाय स्मॉल आर। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा करो। कोई वेटिंग में तो नहीं है? पहले 16 बच्चे हो रहे थे, अभी 14 ही बच्चे हैं। एलिना ज्वाइन करी थी, वापस निकल गई है, आज आई है नकी, आई है साक्षी, सकीना, आयुषी। ठीक है चलो ओके, सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं समझा है, शिफा समझ में आया? अनम्यूट करो। यस मैम। आवाज नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी। ठीक है चलो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए डेफिनेशन लिखोगे सब लोग कॉपी के अंदर। हेडिंग लिखा है, अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना था, सिर्फ मैंने कंसेप्ट समझाया। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। लिखोगे इट इज द सरफेस ऑन विच, इट इज द सरफेस ऑन विच potential remains same, it is the surface on which potential remains same and the potential difference between any 2 point and the potential difference between any 2 point lying on the surface is zero. Lying on the surface is zero. क्या मतलब है इसका? जैसे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, हमको इतने सारे पॉइंट समझना है। मैम आप सोच रहे हो मैम बार बार वही चीजें बोल रहे हैं, पर हर पॉइंट को समझाने के लिए एक नया आपको प्रॉपर्टी समझ में आएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एक प्लस क्यू है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आसपास क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है,
यहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है। अब क्योंकि ये सरफेस जो है, ये सरफेस इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम बोलेंगे कि दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे? दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, लेट से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ए का पोटेंशियल क्लियर है हमको कि बी के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में? अरे आप पोटेंशियल डिफरेंस कल मैंने फॉर्मूला बताया ना, वी बी माइनस वी ए। तो बी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल सेम है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0। तो इस डेफिनेशन में मैंने यही लिखवाया है, it is the surface on which potential remains same and the potential difference between any two points lying on the surface is 0। आ गई बात समझ में? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? तो लाइन से आप लोगों को 4 एग्जाम्पल करवाऊंगी, उसके बाद में प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी, ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि आज हम ये टॉपिक खत्म कर दे, बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, आपको हेडिंग डालनी है, आपने डेफिनेशन लिख ली इक्विपोटेंशियल सरफेस की, उसके बाद आप हेडिंग लिखोगे, सब हेडिंग लिखोगे एग्जाम्पल्स, ठीक है? एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आपको राइटिंग करना है, मैं नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगी। राइटिंग वर्क क्लास में जैसे करते हो, मैं बोलती हूँ लिखते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, क्योंकि मैंने आपको बोला है वो जो सर्कल सर्कल में जिसको बोल रही हूँ वो सर्कल नहीं है, वो स्फीयर है। एक फुटबॉल, एक इमेजिन करो ना, आपके सामने एक चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सर्कल में थोड़ी होगी, ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी, राइट भी होगी, लेफ्ट भी होगी, आगे भी होगी, पीछे भी होगी। तो वो सारे पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट स्फीयर, यू विल नॉट गेट सर्कल। और सरफेस किसका होता है? सरफेस एरिया कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट ही होता है ना। तो फुटबॉल के जैसे इमेजिन कर सकते हो कि फुटबॉल के सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, तो वो जो फुटबॉल की सरफेस है इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उस फुटबॉल की सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन द फुटबॉल सरफेस इज 0। तो पहला पॉइंट आप सबको क्लियर है, और पहला एग्जाम्पल जो मैं अभी लिखवाने वाली हूँ, एग्जाम में इतने बार पूछा गया है, 1 मार्क और 2 मार्क में, जो आपको फिर से नया कंसेप्ट है। पॉइंट नंबर 1, तो लिखोगे द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर around a point charge the concentric sphere around the point charge are equipotential in nature, are equipotential in nature। कॉन्सेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का, ये वर्ड आप सब लोग सुन चुके हो, मैथ्स में आपने 9th 10th में मैथ्स में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर? कौन बताएगा? सर्कल विद सेम सेंटर। फिर से बोलो, विद सेम सेंटर किसने बोला? सकीना। आप लोगों का आवाज अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग अगर बोलते हो ना तो थोड़ा एकदम जल्दी बोलकर म्यूट मत किया करो, थोड़ा एकदम पेशेंस के साथ धीरे धीरे बोला करो, क्योंकि तुम्हारे तरफ से भी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए मेरे तक वॉइस अपलोड होने के लिए। कौन बोलेगा? निधि बोलो, निधि को अनम्यूट करती हूँ। निधि तुम आराम से बोलो, व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक? जिसकी रेडियस सेम रहेगी। जिसकी रेडियस सेम रहेगी? नहीं, अथर्व बोलो। सर्कल एक या दो। अच्छा स्वयं बोल रहा है, रुको 1 सेकेंड, स्वयं बोलो, वापस बोलो, आराम से बोलो। जिसका पॉइंट सेंटर का सेम रहे।
पॉइंट सेम रहेगा, फिर भी बहुत करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं किससे पूछूं? नकिया बोलोगी? मैम विथ सेम सेंटर और एक के अंदर एक होते हैं सर्कल, हाँ, अरे वेरी गुड। स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का मतलब है बहुत सारे स्फीयर विथ कॉमन सेंटर्स, एक स्फीयर नहीं, मेनी स्फीयर्स आर देयर विथ कॉमन सेंटर। अब आप लोगों के लिए, आपको मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा दिया है, कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए पूछ रही हूँ। सबसे पहले सबने स्टेटमेंट लिख लिया, पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करो, बाद में मैं क्या बनाना है डायग्राम बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक और एग्जाम में आया है। The concentric sphere around a point charge are equipotential in nature, ये पॉइंट है। डायग्राम देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके आसपास मैंने यहाँ पे कोई ड्रॉ करने के लिए शेप नहीं है क्या? ठीक है, वो सब मैं बाद में देखूंगी। इसके आसपास ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, बहुत ही गंदा बना है सर्कल, आई एम सॉरी, R1 रेडियस वाला। मैंने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है R2। लेट्स से दिस सरफेस, ये सरफेस, अंदर वाली सरफेस का नाम है S1, बाहर वाली सरफेस का नाम है S2। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या पोटेंशियल S1 का और पोटेंशियल S2 का सेम होगा? S1 सरफेस का पोटेंशियल और S2 सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा? यस और नो में जवाब दो, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो यस या नो। पोटेंशियल सेम नहीं होगा क्योंकि S1 R1, S1 जो है सरफेस, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा पोटेंशियल का? KQ/R1। और S2 के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा? KQ/R2। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों सरफेस अलग अलग रेडियस पर है। पर यहीं पर मैं अगर 2 पॉइंट ले लेती हूँ, मैंने 2 पॉइंट लिए ऑन सरफेस S1 P एंड Q, तो आपसे पूछा क्या P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल सेम होगा? यस होगा, क्योंकि क्यों होगा? कारण क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कारण क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मैंने 2 पॉइंट्स लिए, मैंने पॉइंट लिया है A और B सरफेस S2 पर। मैंने आपसे पूछा क्या A का और B का पोटेंशियल सेम होगा? यस। हाँ, सेम होगा। मैंने आपसे पूछा क्या P का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल सेम होगा? नो। नहीं होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो दोनों अलग अलग डिस्टेंस पर है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हम कल डिराइव कर चुके हैं, ये आपको कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लिखना है वो मैं बताऊंगी, उसके लिए अलग से डायग्राम बनाऊंगी। समझ में आ गया व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो ये सिर्फ सोर्स चार्ज के लिए, इक्वी पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। अभी हम और आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। साक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम आप लोग बनाओगे, एक सेकेंड, ये क्यों मिट गया? ठीक है, छोड़ो, वो हेडिंग अगर मिट गई है तो नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। हेलो। एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर एक स्फीयर बनाना है आप लोगों को, सारे बच्चों को कॉपी में ड्रॉ करना है, एक स्फीयर बनाना है, ठीक है। इस स्फीयर पर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं M और N।
2 पॉइंट लिए हैं m और n। तो आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, आपके लिए क्वेश्चन है कि एक चार्ज को m से मूव करने के लिए n तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा, आपको आंसर देना है। ये देखो कंसेप्ट, वर्क डन अभी तक मैंने पढ़ाया, कल पढ़ाया था, आज नहीं पढ़ाया, अभी हमने सिर्फ सरफेस समझी है। तो इक्वी पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल से आपको क्या समझता है, हमको ये चीज बहुत क्लियर है कि यहाँ पर m का पोटेंशियल और n का पोटेंशियल सेम होगा, ये हर बच्चे को क्लियर है। ठीक है, इसकी रेडियस है, लेट से m की रेडियस है a, स्मॉल a रेडियस है। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम m टू n कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, कल हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे ना, 0। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है सकीना, आई थिंक 0 होगा। कितना होगा वर्क डन, 0 होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो वर्क डन, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम ट्राइंगल क्यों लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया क्यू, सॉरी अभी हम यहाँ प्लस क्यू चार्ज है हमारा, तो हम कैपिटल क्यू लिखेंगे, डेल्टा वी। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, सेम, m और n का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। तो वो एग्जाम में क्या करते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको एक सर्कल बनाकर, एक स्फीयर बनाकर दे देते हैं और उस पर 2 पॉइंट मार्क करते हैं और बोलते हैं कि इफ वी मूव अ यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम m टू n कैलकुलेट द वर्क डन। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है फॉर्मूले से कि वर्क डन होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आई बात समझ में, तो यहां तक आपको लिखना है। और ये भी इसी के अंदर डायग्राम में कंटिन्यू कर लो। एक और सर्कल हम बाहर बना रहे हैं रेड कलर का, जिसका रेडियस है b। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अभी 5 मिनट में, क्योंकि मैंने आपको बताया जो जूम है, जूम का जो लेक्चर होता है 40 मिनट का सेशन होता है, अपने आप को लॉग आउट हो जाता है, तो सारे बच्चे वापस इसी आईडी पे ज्वाइन कर लेंगे। समझ में आया, हमको खत्म करना है ये टॉपिक, कम से कम ये 3, इसके बाद 3 एग्जाम्पल और है, वो तो खत्म करना है। प्रॉपर्टीज राइटिंग वर्क हम भले ही कल कर लेंगे, पर ये हमको खत्म करना है। ठीक है, तो अगर अभी वापस लॉग आउट हो जाता है तो क्या करोगे, सारे बच्चे वापस रिकनेक्ट करोगे। तो ये जो रेड वाला सर्कल मैंने बनाया, स्फीयर बनाया है, ये b डिस्टेंस पर, इसका रेडियस कितना है b। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है, क्या नाम दे इसको, हम a दे देते हैं, कैपिटल A। तो अब आपसे पूछा कि पोटेंशियल A का और m का किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। m का ज्यादा होगा, m का ज्यादा होगा और a का कम होगा, तो सिंबल ये आएगा। तो ये भी आपको लिखना है, एक और सर्कल बनाकर उस पर पॉइंट मार्क कर लो a। a ज्यादा दूरी पर है, क्योंकि रीजन क्या है कि रेडियस a इज स्मॉलर देन रेडियस b। तो रेडियस जितना कम, पोटेंशियल उतना ज्यादा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर ये चीज नहीं भूलना है आपको, नोट करके नीचे लिख लो, मेरे नोट्स में नहीं है, मैं आपको लिखा रही हूँ, नोट्स नोट करके लिख लो। इट इज टू बी नोटेड, इतना लिखना है बस कि वर्क डन इक्विपोटेंशियल। हमको यहां से क्या समझ में आया, हमको पॉइंट नंबर 1 से ये समझ में आया कि अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो वर्क डन होगा 0. If we move a charge on equipotential surface, then the work done will be 0, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। नोट करके आपको ये लिखना है, इट इज टू बी नोटेड, लिखोगे इट इज टू बी नोटेड
For positive charge, potential is positive, and for negative charge, potential is negative. It is to be noted, for positive charge, potential is positive, and for negative charge, potential is negative. पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ये कल भी मैंने समझाया था, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ पर मेरा सोर्स चार्ज, चार्ज्ड कंडक्टर, सेकेंड पॉइंट, ऑल द चार्ज कंडक्टर irrespective of their shape and size all the charge conductor irrespective of their shape and size are equipotential in nature. All the charged conductor irrespective of their shape and size are equipotential in nature. तो ऐसा एक रैंडम डायग्राम कुछ भी बना लो, अमीबा का शेप आता है ना आपको, क्योंकि मैंने लिखवाया है irrespective of their shape and size. अभी तक हम स्फीयर की बात कर रहे थे, वो पॉइंट नंबर 1 एकदम अलग था, हम 2 कुछ हम अलग बात कर रहे हैं, वो दिमाग से निकाल दो पॉइंट। वो क्या था कि एक सोर्स चार्ज था, पॉइंट चार्ज था। देखो पॉइंट नंबर 1 के अंदर आप अंडरलाइन करो पॉइंट चार्ज। पॉइंट नंबर 1 आपने जो लिखा है ना, द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर वाला, उसमें अंडरलाइन करो पॉइंट चार्ज को। वो पॉइंट चार्ज के बारे में था भाई। अब ये सेकेंड पॉइंट इज ऑल अबाउट अ बड़ा कंडक्टर जिसके ऊपर चार्जेस है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। ये एक बॉडी है जो चार्ज्ड बॉडी है, समझ में आया? इस पे बहुत सारा चार्ज है, दिस इज नॉट पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट थोड़ा बदल गया है। तो ऑल द चार्ज, वहां पर क्या था पॉइंट चार्ज के केस में कि स्फीयर होना चाहिए। स्फीयर होगा तो क्योंकि वो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर होगा, रेडियस उसका इक्वल होगा, रेडियस उसका इक्वल होगा, इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो वो सरफेस को इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। पर अगर कोई कंडक्टर चार्ज है तो, अरे भाई आपके पास एक लोहे का बॉल है, अभी तो हम फुटबॉल कर रहे थे, ठीक है, हमने फुटबॉल के सेंटर में पॉइंट चार्ज इमेजिन किया था, ठीक है। तो अभी अगर हम एक सेकेंड, हाँ, तो ऑल द चार्ज कंडक्टर है। देखो अब जो बच्चे पहले दिन से आ रहे हैं ना मेरे पास, उन लोगों को कुछ पॉइंट सबको ध्यान, अभी जो नहीं अटेंड करे पिछली क्लास, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सुनो कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और एक प्रॉपर्टी थी कि चार्ज ऑलवेज रेसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। चार्ज हमेशा कहाँ पे रेसाइड करता है? आउटर सरफेस पे, बाहर, अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है। जैसे आपकी एक आयरन, ये बॉल है, ये आपका कंडक्टर है, ऐसे ही शेप बनाना है आपको, आपके सेकेंड वाला पॉइंट के बाद ऐसे ही शेप बनाना है इसको। अगर मैंने इस बॉडी न्यूट्रल था, कैसा था ये बॉडी? न्यूट्रल था। अरे भाई एक ऐसे लोहे का आपको इतना बड़ा सरफेस, 3D सब सरफेस मिल सकता है ना? क्यों नहीं मिल सकता है? कहीं भी पड़ा होगा इसमें आपका वेस्टेज में, तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो ऐसा शेप का है, आड़े टेढ़े शेप का है, क्योंकि हमने लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज। तो हमने जब चार्जेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेकेंड क्लास में, कि चार्ज हमेशा कहाँ पे रहता है? चार्ज ऑलवेज रेसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। तो इसके आउटर सरफेस पर आपको चार्ज दिखाना है, इसके आउटर सरफेस पे आपको क्या दिखाना है? चार्ज दिखाना है। ये सरफेस कैसी होगी?
इस सरफेस को भी हम बोलेंगे ऑल द चार्ज कंडक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज आर इक्विपोटेंशियल इन नेचर। देखो हम जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं ना, मैं स्टार मार्क करके पॉइंट लिख रही हूं। चार्जेस ऑलवेज रेसाइड्स मतलब रहते हैं ऑन आउटर सरफेस। चार्जेस कहाँ रहते हैं? ऑन आउटर सरफेस। दूसरा वाला पॉइंट जो यहाँ पर लगने वाला है, ये भी कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी, पर नए बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। ये हमने फर्स्ट वाला पॉइंट हमने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में पढ़ा था, और ये जो पॉइंट मैं अभी पढ़ा रही हूँ ये 2 दिन पहले हमने जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी वहां पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। याद है हमने वो 12-13 क्वेश्चन करे थे, उसके अंदर हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक डाला था अंदर। नए बच्चे सिर्फ चुपचाप सुनो, सारे वीडियोस जब तुमको मिलेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पुराने बच्चों ने जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनको पता है कि हमने 2 प्लेट ली थी मेटल की, उसके बीच में एक मेटल का ब्लॉक डाला था, क्योंकि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। तो फॉर्मूले से हमको पता चला था कि इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहाँ पर ये भी कंडक्टर है भाई, चार्ज है ना। और इसका पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? शुरुआत में पढ़ी थी कि चार्ज ऑलवेज रेसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। तो ये सारा का सारा चार्ज इस शेप में कहाँ चला जाएगा? आउटर सरफेस पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होगी, ये हमको पता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेड्यूस्ड। याद है मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था नोट करके। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। ये क्या है हमारा? दिस इज कंडक्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, E इक्वल्स टू 0 भी आपको लिखना है। अब ये जो मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, ये फॉर्मूला अभी हम 2 दिन बाद डिराइव करने वाले हैं। कब डिराइव करेंगे? 2 दिन बाद। और वो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वहां पे स्टार मार्क करके साइड में लिख लो। इलेक्ट्रिक डेरिवेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं 2-3 दिन बाद, और फॉर्मूला है E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। व्हाट इज E? E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। V क्या होता है? ये dV बाय dr क्या है? डिफरेंशिएशन है ना, dV बाय dr लिखने का तरीका है। व्हाट इज V? V क्या है? पोटेंशियल। V क्या है? पोटेंशियल। और R क्या है? डिस्टेंस, हमको पता है। तो हमको कंडक्टर पता है कि कोई भी शेप और साइज का कंडक्टर है, अगर वो चार्ज्ड है तो हमें सबसे पहली बात पता है कि चार्ज कहाँ पे रहेगा? चार्ज विल रेसाइड ऑन द आउटर सरफेस ओनली। अब E 0 हो गया। अब इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये हम डिराइव करेंगे। तो E की वैल्यू अगर 0 हो गई तो डिफरेंशिएशन में वैल्यू 0 आती कब है बताओ? जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, कांस्टेंट होगा। जब कोई चीज कांस्टेंट होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 ना की ना। गुड। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये k क्या है? k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो E 0 है, दिस प्रूव्स हियर कि V इज कांस्टेंट। तो V कांस्टेंट मतलब सेम मतलब द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। अरे हमने जब पीछे पढ़ा ना कि ए पे पोटेंशियल सेम है, बी पे पोटेंशियल सेम है, पॉइंट नंबर 1 पे तो सेम था, तो यहाँ पे भी तो सेम प्रूफ कर दिया ना। तो यहाँ पर हमको पता है कि इफ E is 0 V has to be constant। लिखेंगे हम नीचे, इफ E is equals to 0 तो V को क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो हम इस डायग्राम के भी अंदर लिखेंगे कि सरफेस के अंदर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं बार बार शुरू के दोनों चैप्टर में रिपीट करूंगी कि हम पढ़ चुके हैं पर बच्चे भूल जाते हैं।
कि कोई भी सरफेस अगर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज, चार्ज विल ऑलवेज रेसाइड ऑन द आउटर सरफेस, चार्ज विल नॉट पेनिट्रेट, चार्ज अंदर घुसकर जाएगा नहीं। और हम ये भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये बोलता है कि E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। तो अगर E जीरो हो गया दैट मीन्स पोटेंशियल हैज टू बी कांस्टेंट। तो ये सरफेस कैसी हो गई, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात आई सबको समझ में? अगर समझ में आ गया है तो रेज योर हैंड। हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी 5 बजे से मोटवानी सर क्लास शुरू कर देंगे। मैंने लिंक भेज दी थी आप लोगों को, उसी लिंक पर आपको कनेक्ट करना है। तो अगर समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा करो फटाफट। सेकेंड पॉइंट। और किसी को डाउट है तो पूछ लो, चैट बॉक्स में पूछो, क्योंकि तुम लोग माइक पे क्या बोलते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, हाँ। अब पॉइंट नंबर 3 लिखोगे। 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। आपने दोनों पॉइंट में कुछ नई बातें सीखी है, एक फॉर्मूला हमने देखा है, ये सब दिमाग में रखना है। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट लिखोगे, द प्लेन्स परपेंडिकुलर, प्लेन्स कौन सा प्लेन, एरोप्लेन नहीं, रुको मुझे सरफेस क्लीन करने दो। हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3, द प्लेन्स, द प्लेन्स परपेंडिकुलर, पूरा पूरा लिखना नहीं है, परपेंडिकुलर का साइन बनाना है। द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल, सॉरी, द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी आप, अब मेरे पास 4 मिनट है, 4 मिनट में मैं पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ थर्ड पॉइंट ही होगा, एक पॉइंट बच ही जाएगा। The planes perpendicular to electric field are equipotential in nature. Perpendicular to electric field is equipotential. ये पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल इन नेचर, ये पॉइंट है हमारा थर्ड वाला। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको सिखाई है बनाना, कि आपको कम से कम मिनिमम 5 लाइन बनानी है, और हर बच्चे को अपने कॉपी में अच्छी लाइंस बनानी है। पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस, हर लाइन के बीच में आपस का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, डायरेक्शन एरो क्या दिख रहा है आपको, राइट की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये भी कंसेप्ट आप 10th में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। मतलब यहाँ पर कहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर कुछ प्लेन्स बनाती हूँ, ये मैंने प्लेन बनाया, आपको भी 3D इसी तरीके से बनाना है। ये एक प्लेन इमेजिन करो ना, कि आपने एक कॉपी को इमेजिन करो कि परपेंडिकुलर आपने एक इस तरीके से कॉपी खड़ी करी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये प्लेन। ठीक है, एक और प्लेन बनाते हैं हम। ये 2 प्लेन्स हमने, बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये प्लेन्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, मैंने ये प्लेन ब्लू वाला है, इस पर एक पॉइंट है ए, और ये ग्रीन वाले पर एक पॉइंट है बी। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या ए का पोटेंशियल, ये अभी तक हमने किया नहीं है ना, आप सोचोगे ये हो चुका है, नहीं। ए का पोटेंशियल वो कुछ अलग पड़ा था, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम है क्या? आंसर करो। क्या पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी? नो। यस नो चैट बॉक्स में भेज सकते हो मुझे आप लोग।
और क्यों? जो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है क्यों? सकीना तुमने बोला नो, तो क्यों? किसका ज्यादा है किसका कम है? मैम ए का ज्यादा है और बी का कम है। तो सही है, ए का ज्यादा होगा और बी का कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज। अरे बात आई समझ में? तो ए जो पॉइंट है वो किसके नजदीक है? प्लस के। बी पॉइंट प्लस से दूर है, तो ए का पोटेंशियल सेम होगा, सॉरी ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से। पर अगर आपसे पूछा, एक और पॉइंट ले लेते हैं सी, क्या बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम है या अलग अलग है? सेम है। सेम। क्यों? क्योंकि अभी हमने स्टेटमेंट क्या लिखा कि जो प्लेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो कैसी है? इक्विपोटेंशियल। तो बी पर ग्रीन वाले प्लेन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल होगा इक्वल। और यहाँ पर अगर हम एक और पॉइंट बना देते हैं डी, तो हम बोलेंगे कि ए का और डी का पोटेंशियल सेम होगा। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा। पर हाँ, ए का पोटेंशियल ये वाली सरफेस का पोटेंशियल ग्रेटर होगा इस वाली सरफेस से। ये मैंने ग्रेटर का साइन बनाया, बोलोगे ना आप ये क्या बनाया? ग्रेटर का साइन बनाया। क्यों? क्योंकि ये वाली जो ब्लू वाली सरफेस है वो पॉजिटिव के पास है। तो प्लेन्स परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विपोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं वो इक्विपोटेंशियल होते हैं। उस पॉइंट पे लाई करने वाले सारे पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होता है? सेम होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो आपको ये डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है? मैं थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ कितना लिखना है। ये डायग्राम बनाना है, दो सरफेसेस बनाओ। थोड़ा सा और ये समझा दिया मैंने आप लोगों को, मिटा देती हूँ। दो सरफेसेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो। नाम दे देते हैं, ये दिस इज सरफेस ए, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है। तो आपको स्टार मार्क करके लिखने दो पॉइंट्स कि ए का पोटेंशियल ग्रेटर होगा बी से। समझ में आ गया? और दो छोटे छोटे पॉइंट्स बना लो ए पर, एक बना लो पी और एक बना लो क्यू, और लिख लो कि पोटेंशियल ऑफ पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ क्यू। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 4 लिखोगे, द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल का स्पेलिंग क्या है? द इक्वेटोरियल प्लेन, द इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन का स्पेलिंग PLAN नहीं है, एनी है, PLANE, प्लेन। द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक। अच्छा, अब आप लोगों के लिए मैंने अभी तक इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं पढ़ाया है, पर इसका इक्विपोटेंशियल से लेना देना है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल में आपको बिल्कुल 2 मिनट के अंदर समझा दूंगी, कुछ नहीं है, बच्चों जैसी डेफिनेशन है। और डायग्राम इसका समझ लेना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्विपोटेंशियल इन नेचर, इज इक्विपोटेंशियल, equipotential in nature. The equatorial plane of an electric dipole, डायपोल का एक इक्वेटोरियल प्लेन होता है जो इक्विपोटेंशियल होता है। डायपोल का इक्वेटोरियल प्लेन इज एन इक्विपोटेंशियल, यहाँ पे एन आएगा, एन इक्विपोटेंशियल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है आपको लिखना नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग बहुत डिटेल में पूरा व्हाट इज डायपोल और ये सब और उसके 7-8 डेरिवेशन करने वाले, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे डायपोल क्या होता है वो नहीं लिखेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस चल रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आप कुछ नहीं लिखोगे। बात समझ में आई? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, मैं इलेक्ट्रिक डायपोल समझा रही हूँ, उसके बाद में ये रेस कर दूंगी, आपको नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है।
two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. Equal and opposite charges, देखो Q Q, ये जो प्लस Q और माइनस Q दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस Q और ये माइनस Q दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड की है, दोनों इक्वल है, Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर दोनों ऑपोजिट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r। अभी 2r क्यों बोलते हैं ये सब हम जब डायपोल पढ़ेंगे ना तब मैं समझाऊंगी, अभी अपनी भावनाओं को काबू में रखकर पढ़ाई करो कि हाँ ऐसा कुछ होगा आगे चलकर, सब कुछ समझाऊंगी। तो दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जिस पे ऑपोजिट चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2r इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो अभी हमने बनाया ना, अच्छा अगर मैंने बोला एक चार्ज +2q है सॉरी और दूसरा चार्ज -q है, इनके बीच में भी डिस्टेंस दिख रहा है हमको, कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल है? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। क्या डेफिनेशन है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ये इक्वल चार्जेस नहीं है, एक 2q है और एक q है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हम नीचे वाले डायग्राम को डायपोल नहीं बोलेंगे। डायपोल का मतलब होता है चार्जेस इक्वल होना और ऑपोजिट होना। अच्छा, अब डायपोल में दो बातें होती है, एक होता है एक्सियल प्लेन और एक होता है इक्वेटोरियल प्लेन। एक होता है कौन सा प्लेन? एक्सियल प्लेन, और दूसरा होता है इक्वेटोरियल प्लेन, जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो किसको एक्सियल प्लेन बोलते हैं, किसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, वो मैं बताती हूँ। अगर मैं ये जो रेड लाइन है डायपोल की, ये जो रेड लाइन है ना जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, ये ब्लू लाइन जो मैं एक्सटेंड कर रही हूँ ना दोनों तरफ, देखो चार्जेस को कट करते हुए जा रहा है। चार्जेस इसलिए हमेशा ऊपर लिखना चाहिए क्योंकि वो लाइन फिर उसे कट ना करें। ये आपको ब्लू लाइन दिख रही है, मैंने दोनों तरफ एक्सटेंड करी है, इसको बोलते हैं एक सेकेंड बच्चों, कैन यू सी माय व्हाइट बोर्ड? ओके ठीक है। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन मैंने दोनों तरफ एक्सटेंड करी है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डायपोल। क्या बोलते हैं? एक्सिस। इसी को एक्सियल प्लेन बोलते हैं। इस ब्लू लाइन जो दिख रही है ना दोनों तरफ एक्सटेंड करी है, इस ब्लू लाइन से अगर हम एक प्लेन काटे, मेरा हाथ देखो, हाथ दिख रहा है आप लोगों को? अगर हमने इस तरीके से एक प्लेन काटा, एक हमने प्लेट ली और ऐसी रख दी, इस हाथ को, इस हथेली को हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्सियल प्लेन। प्लेन आपको समझता है, मोशन इन अ प्लेन आपने पढ़ा है 11th क्लास में, 2D मोशन इन अ प्लेन चैप्टर कौन सा था? 2D, 2 डायमेंशनल। तो लाइन नहीं काटना है आपको, एक प्लेन इमेजिन करना है कि प्लेन पासिंग थ्रू दिस ब्लू लाइन, तो उस प्लेन को बोलेंगे एक्सियल प्लेन। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये जो डायपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है ना कि रेडियस लेके इक्वल आर्क काटना दोनों तरफ और लाइन को कनेक्ट कर देना, तो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, मैथ्स में किया है ना। तो इस लाइन का कलर चेंज कर देती हूँ फिर से मैं, कौन सा कलर करूं? ब्लैक, ठीक है। तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया इस डायपोल का, ये जो +q और -q है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। इससे अगर हम, मेरा हाथ देखो, इससे अगर हम एक लाइन इमेजिन करते हैं, प्लेन इमेजिन करते हैं, पास होता है, तो ये हाथ देखो, ये हाथ मेरा इस इक्वेटोरियल प्लेन को कैसे काट रहा है? ऐसा सीधा। तो इसे हम बोलेंगे क्या? इक्वेटोरियल प्लेन। और यही प्लेन होता है इक्विपोटेंशियल। ध्यान रखना है, द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्विपोटेंशियल, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बनाई है, इस पर लाई करने वाला, इस पे अगर आप दो पॉइंट इमेजिन करते हो, मैं क्या नाम दूं इसको? MN नाम दे देती हूँ, एक M और एक मैंने बनाया नीचे N।
तो पोटेंशियल M का और पोटेंशियल N का बराबर होगा। आई बात समझ में? M का पोटेंशियल और N का पोटेंशियल बराबर होगा, तो पॉइंट नंबर 4 इज क्लियर। द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्विपोटेंशियल। ठीक, ओके। तो डायग्राम आपको कौन सा बनाना है, ये मैंने जो डायग्राम सिर्फ समझाया, इसमें एक्सियल भी समझा दिया, इक्वेटोरियल भी समझा दिया, ये आपको नहीं बनाना है। मैं लेफ्ट में जो ब्लैक कलर से डायग्राम बना रही हूँ वो आपको बनाना है। एक लाइन बनाओ, ठीक है, इधर नीचे की तरफ लिखो प्लस क्यू चार्ज, इधर की तरफ लिखो माइनस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दो, 2L बता दो या 2R बता दो। ये हमने डायपोल बनाया, ठीक है। और डायपोल से एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और इसको एरो करके लिख दो कि दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। जो मैं अभी बना रही हूँ आपको बनाना है वो इक्वेटोरियल क्या है, प्लेन। और ब्रैकेट में लिखो उसी के आगे कि ये इक्वेटोरियल प्लेन कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल। ये आया है एग्जाम में, सब इंपॉर्टेंट है जो हम लिख कर रहे हैं ना, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो सबको समझ में आ गया पॉइंट नंबर 4। मैं आपको फोटो भेजने वाली थी ये सब चीजों की, पर मैं भूल गई भेजना। कुछ बच्चों का मिस हो गया होगा लिखना। अच्छा, लास्ट क्लास में मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम आपने गूगल क्लासरूम पे लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं किया। मैंने इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि वहां पे मैंने पॉइंट नंबर 3 तक समझाया था। बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 4 मैंने आज समझाया। अब वो परसों का वीडियो और आज का वीडियो क्लब करके मैं एक कंबाइंड वीडियो डालूंगी, क्योंकि होता क्या है फिर 2 वीडियो में टॉपिक आधा आधा दिखता है। तो वीडियो जब भी मैं अपलोड करती हूँ या तो उसको दोनों वीडियो को कनेक्ट कर देती हूँ, या तो वीडियो में टॉपिक नया शुरू हो गया तो वीडियो को काट देती हूँ और फिर उस तरीके से अपलोड करती हूँ। ऐसे आधा आधा टॉपिक नहीं करती हूँ। वो टॉपिक छूट गया था, 4th पॉइंट नहीं पढ़ाया था, 3 ही पढ़े थे, तो आज 4th वाला पॉइंट उसके साथ कनेक्ट करके वो एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। एक्सियल प्लेन क्या होता है आयुषी, बता देती हूँ। वैसे तो डायपोल हम डिटेल में पढ़ने वाले, इसका एक्सियल से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ये देखो, ये एक चार्ज है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। व्हाट इज दिस? ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर एक हम लाइन इमेजिन करते हैं दोनों तरफ, ये देखो ये ब्लू लाइन में दोनों तरफ ड्रॉ कर रही हूँ ना, रेड लाइन को कनेक्ट करते हुए जा रही है, इसे बोलते हैं एक्सिस। इस एक्सिस से पास होने वाले प्लेन को एक्सियल प्लेन। देखो मेरा हाथ कैसा है, अगर इस एक्सिस को काटते हुए, अगर इस एक्सिस को काटते हुए ऐसा कोई प्लेन पास होता है तो उसे एक्सियल प्लेन बोलेंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होने वाले प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपको लिखना है, ये तो हमने एग्जांपल्स लिखे, ये 4 हमने क्या लिखे आपको ध्यान होगा। हेडिंग क्या चल रही थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, और उसके बाद उसके 4 एग्जांपल्स, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग लिखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ द न्यू हेडिंग, न्यू हेडिंग लिखना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखोगे द वर्क, ये सबको आता है, ठीक है। द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है ना, जो मैं लिखवाने जा रही हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज बिटवीन work required to move charge between
any 2 point आप लोगों को क्या दिख रहा है? मैं दिख रही हूं? क्या दिख रहा है? हाँ, ओके. The work required to move a charge between any 2 point on equipotential surface is 0. Clear? फिर से बोलूं. The work required to move a charge between any 2 point on equipotential surface is 0. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते टाइम कितना वर्क डन होता है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क में पूछा जाता है. आपको आंसर देना पड़ता है 0. द आंसर इज 0. ओके, ठीक है. पॉइंट नंबर 2. टू इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम लोग. टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. Two equipotential surface never intersect each other. If it happens, अगर ऐसा होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था पीछे, और हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. तो वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो सरफेस है, दो सरफेसेस है, दो सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है. पर अगर ऐसा होता है तो, अगर क्रॉस करती है तो क्या होगा? If it happens, then at the line of intersection देखो पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा. Then at the line of intersection, क्योंकि सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो लाइन बनेगी. अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यू गेट अ पॉइंट, पर दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रही है तो यू गेट अ लाइन. Then at the line of intersection we will get two different values of potential. We will get two different values of potential and two different direction of resultant electric field and two different direction of resultant electric field, which is not possible, and two different direction of resultant electric field which is not possible. आई बात समझ में? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. अगर करती है तो जो लाइन मिलेगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, उस लाइन पर हम कौन सा पॉइंट समझ रहे थे? हम पॉइंट नंबर 2 समझ रहे थे. अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो हमको इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, लेट्स से ये सरफेस है ए और ये वाली सरफेस है बी, तो पॉइंट ए पर सॉरी जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, जो डॉट मैंने बनाया है, वहां पर आपको पोटेंशियल ए भी मिल रहा है और यहाँ पर आपको पोटेंशियल बी भी मिल रहा है. मतलब एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल की वैल्यू कैसी हो सकती है? सरफेस बी के लिए भी तो वो पॉइंट कॉमन है ना, और सरफेस ए के लिए भी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कॉमन है. तो एक ही पॉइंट पे यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल. क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों करी हमने? क्योंकि हमने कल एक पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. मतलब यहाँ पर दोनों सरफेस से पास होगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. आई बात समझ में?
पॉइंट नंबर 3, ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको, सेकेंड में जो डायग्राम है वो नहीं बनाना है, ओके। थर्ड वाला पॉइंट भी आप लोगों को आता है, हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। The electric field is always perpendicular to equipotential surface। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे रहती है, परपेंडिकुलर। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 कुछ नया है। पॉइंट नंबर 4 आप लोग समझोगे और लिखोगे पहले, लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी का। फिर हम लोग अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस खत्म नहीं हुआ है, आज हमको कैसे भी खत्म करना है, ओके। फिर हम कल अगर देखते हैं समय बचेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेरिवेशन करेंगे, आज नहीं बचेगा तो कल करेंगे। पर इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी 4 प्रॉपर्टी के बाद खत्म नहीं हुआ है। हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस स्पेसिंग लिखना है, पॉइंट नंबर 4। इक्विपोटेंशियल सरफेस स्पेसिंग इंडिकेट region of strong and weak electric field। Equipotential surface spacing indicate region of strong or weak electric field। Equipotential surface spacing indicate region of strong or weak electric field। बात समझ में आई? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास है, नजदीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर नजदीक है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? स्ट्रांग है। और अगर हम बोलेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है ना वो भी कम ज्यादा होती है। तो जहां पर लाइंस पास पास है, जैसे 2 सरफेसेस, 4th वाले पॉइंट में देखो ये 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीनों मैंने पास पास बनाई, और ये नेक्स्ट वाले डायग्राम में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर बनाई। तो यहाँ पर इस रीजन में, यहाँ पर जहां मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ पर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? वीक। क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। हमने अभी पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा, क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसका फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू माइनस, मैंने बोला था ये हम डिराइव करेंगे, है ना, dV बाय dr। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो जो dV है, dV तो कांस्टेंट है। अरे बताया था ना, पॉइंट नंबर कौन सा? सेकेंड। ऑल द कंडक्टर्स irrespective of their shape and size is equipotential in nature। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होती है, मतलब वहां पे पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो अगर dV कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि E इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 बाय dr। व्हाट इज dr? डिस्टेंस है ना। dr क्या है? dr क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सरफेसेस है ना। तो सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जितना कम, इनवर्सली रिलेटेड है ना, तो डिस्टेंस जितना कम सरफेसेस के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज द रिलेशन इज इनवर्स। इनवर्स में यही होता है, एक चीज कम तो दूसरी चीज ज्यादा। तो dr जितना कम है, लाइंस जितनी पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और लाइंस जितनी दूर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है। 4th वाले पॉइंट खत्म होने के बाद आपको ये लिखना है, जिसपे मैं टिक कर रही हूँ ना, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और लास्ट में एक लाइन लिखना है, लेस द dr, dr अगर कम होगा तो
stronger the electric field, stronger the electric field and vice versa. vice versa समझता है ना कि अगर more the value of dr, weaker the electric field, more the value of dr, weaker the electric field. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की. ऑल राइट. अच्छा, अभी 5 मिनट बाद आपका सेशन खत्म हो जाएगा. तो वापस सारे बच्चों को पता है आपको सेम आईडी पासवर्ड पे लॉगिन करना है. मैं आप लोगों को लिंक शेयर, आईडी पासवर्ड तो है ही आपके पास, लिंक भी भेज दूंगी. तो लिंक पे क्लिक करते ही आप कनेक्ट हो जाओगे, बार बार आईडी पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. मेरे जूम का लिंक भी दे दूंगी. लिंक पे क्लिक किया तो तुम एंटर हो जाओगे रूम में. ठीक. अब कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. क्लास अगर मैं अभी भी बोल रही हूँ आप लॉग आउट हो गए तो आपको वापस, कितने बच्चे हैं आज? 13 बच्चे हैं, मुझे मिला के 14 पार्टिसिपेंट है. तो वापस मुझे 14 के 14 दिखना चाहिए. ठीक है, समझ में आई. प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो चुकी है. अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है. ड्रॉ, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है. ड्रॉ equipotential surface for two equal and opposite charge. ब्रैकेट में लिखोगे डाइपोल. अभी हम, क्योंकि डाइपोल हम पढ़ लिया ना, मैंने आपको शॉर्ट में डाइपोल समझा दिया. दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता क्या है? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. डाइपोल, उसको डाइपोल बोलते हैं. और एग्जाम, क्योंकि आपको पता, डाइपोल मैंने पढ़ा दिया, स्कूल वाले हो सकता नहीं पढ़ा है इक्विपोटेंशियल पढ़ाते टाइम. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल, तो आपको क्लिक करना चाहिए कि यही डायग्राम बनाना है जो भी हम बना रहे हैं. टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के लिए जो डायग्राम बना रहे हैं वही बनाना है. आई बात समझ में? तो कैसे बनेगा डायग्राम? मेरी +1 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो रिपीट कर रही हूं मैं, जो +1 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो मैंने बीच में रखा हुआ है, उस पर ये पॉजिटिव चार्ज, कौन सा पॉजिटिव चार्ज? ये जहां पर मेरा मार्कर है, ये वाला रेड वाला पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रेड एरो. अरे पॉजिटिव +1 को रिपेल कर रहा है और नेगेटिव +1 को अट्रैक्ट कर रहा है. तो ब्लैक वाला एरो इज अट्रैक्टिव. ये कौन सा है? अट्रैक्टिव एरो. और ये रेड वाला एरो कौन सा एरो है? ये रिपल्सिव का एरो है. तो दोनों वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स आर, चल नहीं रहे क्या? पहनिए. हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो ये क्या हो जाता है? वेक्टर ऐड हो जाएंगे. वेक्टर ऐड हो गया मतलब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो फोर्स और स्ट्रांग हो गया. इसका मतलब बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी सेम. इसलिए दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रांग होती है, और इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को नजदीक दिखाना जरूरी होता है. बच्चे क्या करते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर? प्लस के आसपास सर्कल, माइनस के आसपास सर्कल बनाकर आ जाते हैं, और उनको लगता है कि स्पेसिंग बराबर रहती है. स्पेसिंग बराबर नहीं बताना, यही तो कंसेप्ट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबको समझ गए, पर जो ग्रीन वाली पोटेंशियल सरफेस है, जो ग्रीन वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो बीच में नजदीक इसलिए है क्योंकि अगर आप एक यूनिट चार्ज इमेजिन करते हो तो दोनों पे लगने वाला फोर्स, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स, इक्वल डायरेक्शन में होने के कारण और स्ट्रांग हो जाएगा. इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बीच में स्ट्रांग है. बीच में कहा? दोनों चार्जेस के बीच में. पर यही +1 चार्ज को आप बाहर इमेजिन करो, ये +1 चार्ज को आप बाहर इमेजिन करो, तो क्या वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? देखो क्या होगा. इस पर, ये बाहर मैंने एक +1 ब्लैक कलर में लिखा है, इस पर
+1 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और इस पे माइनस क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। आई बात समझ में? अब आप ध्यान से देखोगे कि एक वेक्टर मैंने लंबा बनाया है और एक वेक्टर छोटा बनाया है। रिपल्सिव वाला ये आर, आर मतलब रिपल्सिव और ए मतलब अट्रैक्टिव। रिपल्सिव वाला वेक्टर बड़ा बनाया है क्योंकि +1 के नजदीक कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से लगने वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा और नेगेटिव दूर होने के कारण जो फोर्स लगाएगा वो थोड़ा वीक होगा, इसलिए वेक्टर छोटा दिखाया है। और इसलिए वो लाइन बाहर की तरफ जाते, इक्विपोटेंशियल सरफेस बाहर की तरफ जाते हुए फैलती जाती, मतलब उनके बीच का स्पेसिंग बढ़ता जाता है क्योंकि टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर सबको समझ में, सेम रीजन इधर नेगेटिव के इधर भी राइट साइड में भी आप देखोगे, नेगेटिव चार्ज के राइट साइड में भी आप देखोगे कि स्पेसिंग अलग अलग है। तो ये जो मैंने सब लिखा है ना, ये आपको नहीं लिख के आना है वहां पर, ये मैंने समझाया है कारण क्या है कि नजदीक की होती है, दूर दूर की होती है, आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो आप लोग अभी ये डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन सबको समझ के आए तो रेज योर हैंड, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। फटाफट, किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क। अथर्व, तुमने ये डायग्राम बना लिया है, पहले मुझे ये बताओ। नो मैम। हाँ, तो ये डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे? यस। हाँ, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। फटाफट करो क्योंकि 5 बजे मैथ्स का क्लास शुरू हो जाएगा, आपको मैथ्स के लिए लॉग इन करना है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये क्वेश्चन था, इसके लिए डायग्राम बनाना है। डायग्राम में मैंने ये बोला था रेड लाइन सबको समझ में आ गई होगी। जो इस डायग्राम में रेड लाइंस बनी हुई है ना, प्लस से निकल रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। जब मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझाई थी, तब ये लाइंस आपको समझाई थी। तो रेड लाइंस का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अथर्व, तुमको समझ में आई है रेड लाइन? यस मैम। नेगेटिव के अंदर अब ग्रीन लाइन को समझो। ग्रीन लाइन का मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि दो चार्जेस के बीच में ग्रीन लाइंस पास पास है और बाहर की तरफ आप देखोगे, बाहर मतलब लेफ्ट में, पॉजिटिव के लेफ्ट में और नेगेटिव के राइट में आप देखोगे कि स्पेसिंग बढ़ गई है चार्जेस के बीच में, सॉरी सरफेसेस के बीच में। दिख रहा है क्यों? यस। क्योंकि अगर आप फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये बोल रहा है मैं वापस समझाओ, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम लोग एक +1 चार्ज इमेजिन करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और नेगेटिव चार्ज इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एड्स, तो दो फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्स वाला वेक्टर और अट्रैक्टिव फोर्स वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब फोर्स बढ़ गई। तो हमें पता है ना, अब आपको कोई खींच रहा है हाथ पकड़ के और एक और लड़का फिर आ गया, उसने भी हाथ पकड़ के खींचने लगा, तो दो लोग मिलके आपको खींच रहे हैं तो आप पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा ना सेम डायरेक्शन में। पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से दो लोग खींच रहे हैं तो आप वहीं के वहीं रहोगे। ठीक है, तो ये फोर्स बढ़ गई, इसका मतलब बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसी थी, स्ट्रांग थी, इसलिए। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, नजदीक होती है। क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 भी पढ़ी, उसमें हमने देखा कि E इज इनवर्सली रिलेटेड टू dr, तो स्पेसिंग कम मतलब बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। और वही आप फिर से देखो, यहाँ पर मैंने जो बड़ा सर्कल बनाया वहां पे समझाया है कि अगर आप एक +1 चार्ज इमेजिन करते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा लेफ्ट के तरफ और निगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा राइट के तरफ। तो दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उस पर लगने वाले फोर्स को वीक करेगा। तो वीक करेगा मतलब स्पेसिंग पोटेंशियल्स के बीच में ज्यादा। आई बात समझ में? तो ठीक है, अभी हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप लोग। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ equipotential surface
for two equal positive charge, for two equal पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं बना देती हूँ यहाँ पर दो पॉजिटिव, ये भी उतनी मेहनत लगेगी पर इसका मेरे पास डायग्राम नहीं है, मैं बना देती हूँ। दो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है 2, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ। ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ये देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना सीखा था ना, तो ये इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकली। पर क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉसेस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, इसलिए वो रिपल्सिव वाला फोर्स लगता है लाइक चार्जेस के बीच में। ओके ये लाइंस ऑफ फोर्स सबको आती है, ड्रॉ करते हाथ खड़ा करो फटाफट, मुझे 2 मिनट में खत्म करना है ये बनाना। ये आपको बनाना है कॉपी में, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। दो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, ठीक है। अब मैं फिर से, क्योंकि हमारे वो डायग्राम में ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर वैसे बोर्ड पे आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा आई डोंट नो, पर मैं ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है अभी हमको। अभी तो हमने सिर्फ क्या बनाया है, अरे हमने ये रेड लाइन से क्या बनाया, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है, जैसे हमने पहले बनाई थी उसकी उल्टी। डायपोल के केस में बीच में आपकी लाइंस पास पास थी और बाहर आपकी लाइंस दूर दूर थी, तो यहाँ पर उल्टा है, बीच में दूर दूर है और बाहर की तरफ पास पास है। तो ध्यान से देखो, मैं डॉटेड लाइन से नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा। एक सर्कल बनाओ, डायग्राम बहुत ही शांति से बनाना है। आप अगर ध्यान से देखोगे कि लेफ्ट की तरफ स्पेसिंग कम है, आई बात समझ में, और राइट के तरफ में सर्कल के बीच के जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच का स्पेसिंग क्या करते जा रही हूँ, बढ़ाते जा रही हूँ। दोनों तरफ सेम बनाना है, बाहर की तरफ पास पास और अंदर की तरफ दूर। हाँ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, बनाते टाइम ये ध्यान रखना है। तो फिर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, समझ में आया आपकी कॉपी में। आप ये वाला एक यहाँ से एक काम करना, ये वाला हटा देना, ये बहुत बड़ा बन गया है ना। हाँ, इसको ऐसे हटा दिया तो चलेगा। तो ये बाहर की तरफ नजदीक ठीक है, इस तरीके से बनानी पड़ेगी। आई बात समझ में। अब इसके पीछे सेम कारण है, वही कारण है। मेरे कॉपी में जो फोटो बनाया ना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आप लोगों को, चिंता मत करो। ये डायग्राम ऐसे बनेगा बाहर। अब इसके पीछे कारण समझ लो फटाफट, समय हो रहा है हमारा। यहाँ पर अगर मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ, देखना, अगर मैं अंदर की तरफ पॉजिटिव +1 चार्ज, ये +1 आपको लिखना नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ डायग्राम बना के आना एग्जाम में कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी। तो अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव तो उसको रिपेल करेगा और दूसरा पॉजिटिव भी रिपेल करेगा। तो दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब बीच में वीक हो गई, हाँ या नहीं। दोनों पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं ना, ओके। हाँ, अच्छा, अगर यही +1 हमने बाहर की तरफ इमेजिन करा, लेफ्ट में इमेजिन करा, या यही +1 हमने राइट में इमेजिन करा, तो क्या होगा,
एक पॉजिटिव उसको, ये नजदीक वाला पॉजिटिव भी रिपेल कर रहा है और दूर वाला पॉजिटिव भी रिपेल कर रहा है, तो दो वेक्टर्स इक्वल डायरेक्शन है। ये इसके साथ भी यही होगा, दो वेक्टर्स इक्वल डायरेक्शन में, तो रिपल्सिव फोर्स स्ट्रांग होके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। और आपके क्योंकि E इज इनवर्सली रिलेटेड टू dr, तो स्पेसिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का कम हो जाएगा, इसलिए बाहर की तरफ स्पेसिंग कम हो जाती है और अंदर के बीच की तरफ स्पेसिंग ज्यादा रहती है। अंडरस्टूड?